हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम बैक टू जियादक्स कॉमर्स क्लासेस। जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में दोस्तों मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों प्रीवियस में मैं गुडविल का टॉपिक आपको समझा चुका हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ revaluation of assets and liabilities। आज का ये टॉपिक है दोस्तों हमारे पास। देखिए, जब किसी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्व को हम रिवैल्यूएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स की वैल्यू होती है और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हिस्टोरिकल होती है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक फार्मूले के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड के हिसाब से, या आप कह सकते हो एक रीति के हिसाब से, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। उसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की बात करूं, हमने किसी एसेट्स पे हमारे बिजनेस के हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन लगाया है, सेम एसेट्स पे कोई दूसरा बिजनेस 15% डेप्रिसिएशन लगाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती है, एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो किसी एसेट्स की मार्केट वैल्यू के कारण एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट होगा तो जो पुराने साझेदार हैं, किसी नए साझेदार के प्रवेश के टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दोस्तों, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रॉफिट को नए साझेदार को दिया जाए। ठीक है। सिमिलरली किसी लायबिलिटीज के कम होने से, या वेव ऑफ होने से, या रिटर्न ऑफ होने से, या खत्म होने से कोई भी ओल्ड पार्टनर नहीं चाहेगा कि इसका प्रॉफिट किसको मिले, न्यू पार्टनर को मिले। ठीक है। सिमिलरली किसी एसेट्स की वैल्यू कम होने की वजह से लॉस होगा और लायबिलिटीज बढ़ने की वजह से भी लॉस होगा। तो नया पार्टनर भी नहीं चाहेगा कि आते ही उसे लॉस फेस करना पड़े बिजनेस में। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर लेते हैं, रिवैल्यूट कर लेते हैं, उसको पुनर्मूल्यांकित कर लेते हैं, एक नई वैल्यू पे ले आते हैं जो आज मार्केट में है। ठीक है। तो उस रिवैल्यूएशन के कारण, जो पुनर्मूल्यांकित हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को किया है, उसके कारण होने वाले लाभ या फिर हानि को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और दोस्तों इसको बांटने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और वो अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है। कौन सी नेचर है भाई? नॉमिनल है, नाम मात्र खाता है। और आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नाम मात्र के खाते होते हैं वो हमेशा हमें लाभ या हानि प्रदर्शित करवाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि वो सारे अकाउंट जो हमें लाभ या हानि प्रदर्शित करवाएं हमेशा नॉमिनल नेचर के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो संपत्ति और दायित्व के लिए जो एसेट्स हैं उनके इंक्रीज या डिक्रीज के कारण, सिमिलरली लायबिलिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज के कारण प्रॉफिट होता है। तो रिवैल्यूएशन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट की कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसकी नेचर नॉमिनल होती है, नाम मात्र की होती है। वो सारे खाते जो हमें लाभ या हानि प्रदर्शित करवाएं वो खाते हमेशा नॉमिनल नेचर के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग
पढ़ा है ना 3 अकाउंट, ठीक है। वैसे तो 2 ही पढ़े हैं हमने, पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में आपने फिर 2 पढ़े हैं, कौन से, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल जो अकाउंट होता है वो हमेशा लाभ या हानि प्रदर्शित करवाने वाले खाते की नेचर होती है, या आप कह सकते हो कि वो सारे खाते जो हमें लाभ या हानि प्रदर्शित करवाते हैं वो हमेशा कौन सी नेचर के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, नॉमिनल के होते हैं। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है दोस्तों, उससे भी हमें क्या मिल रहा है, लाभ या हानि मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये खाता किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस खाते की है, तो आप बता सकते हैं नाममात्र खाते की है, नॉमिनल की है, ठीक है। तो इसकी वजह से संपत्ति और दायित्व के बढ़ने की वजह से, घटने की वजह से अगर प्रॉफिट होता है तो ये रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज में हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिमिलरली अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया हुआ है एसेट्स में 50,000 का, ठीक है भाई, और नीचे एडजस्टमेंट दे दी है और इसमें लिखा है फर्नीचर को घटाकर 45,000 कर दिया जाए। फर्नीचर अमाउंटिंग टू रिड्यूस्ड टू 45,000, ठीक है भाई, कितना कर दिया जाए, रिड्यूस 45,000 कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 50,000, अब कितनी हो गई है, 45,000, मतलब 5,000 रुपए क्या हो गया है, कम हो गया है। दोस्तों आपकी एसेट्स है फर्नीचर, और एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि लॉस की कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पुट करेंगे हम भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 5,000 से, ठीक है भाई। और किसके कारण हुआ है ये, फर्नीचर के कारण, क्योंकि इसकी वजह से फर्नीचर की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है भाई। कितने रुपए, 5। आप नरेशन लिखते, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूड, फर्नीचर क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया, ठीक है भाई। इसको हम जस्ट दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर फर्नीचर बढ़कर 60,000 हो गया है, सपोज करिए फर्नीचर को बढ़ाकर कितना कर दिया, 60,000 कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी, 50,000, अब कितनी हो गई है, 60,000। इट मीन्स 10,000 रुपए क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और एसेट्स जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की कंडीशन में मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री कर लेंगे भाई, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और बढ़ कौन रहा है, फर्नीचर, एसेट्स बढ़ गई तो और बढ़ा देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूड, और कितने से बढ़ा है, 10,000। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है या जो घटा हुआ अमाउंट है, जितना डिक्रीज हुआ है या जितना इंक्रीज हुआ है, केवल वो डिफरेंस अमाउंट ही आएगा यहाँ पे, ना कि नई वैल्यू आएगी, ठीक है, और ना ही पुरानी वैल्यू आएगी।
ठीक है दोस्तों, अब ये जो लॉस या प्रॉफिट होगा फाइनली रिवैल्यूएशन में, उसको हमेशा पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूं। बीच में आप देख लीजिए, अगर लायबिलिटीज की बात आती है तो जैसे हमारी लायबिलिटी है, इधर देख ले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज कीजिए 2000 के हैं, और अब एडजस्टमेंट में कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के रह गए हैं, 1500 के रह गए हैं। ठीक है, तो 500 रुपए का क्या हो गया भाई, फायदा हो गया। जो खर्चे के हमें 2000 रुपए देने थे, अब वो कितने देने हैं, 1500 रुपए देने हैं। ठीक है, तो 500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। और फायदे की कंडीशन में मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कौन कम हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटीज कम होती है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और एसेट्स कम होती है तो लॉस होता है। जस्ट इसके विपरीत, अगर एसेट्स बढ़ती है तो फायदा होता है, और लायबिलिटीज बढ़ती है तो लॉस होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए से कम हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे कितने रुपए से दोस्तों, वही मैंने आपको बताया डिफरेंस अमाउंट से, 500 रुपए से। ओके, अब हम इन्हीं एग्जांपल से एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, फर्नीचर के अगेंस्ट हो रहा है, तो टू फर्नीचर। ठीक है, कितने रुपए से हो रहा है, 5000 रुपए से। ओके, सेकेंड एंट्री में आइए, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाय। ठीक है भाई, किसके अगेंस्ट हो रहा है, फर्नीचर के अगेंस्ट हो रहा है, तो फर्नीचर कितने रुपए से हो रहा है, 10,000 रुपए, यहाँ पे 10,000। ठीक है, सिमिलरली हमने एक उदाहरण लिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, उसमें देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा था, ठीक है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाय। किसके अगेंस्ट हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। कितना हो रहा है भाई, 500 रुपए। ठीक है, इस तरह से आप इन एंट्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली सपोज कीजिए ये एंट्री थी, हम इसका टोटल कर देंगे 10,500, क्रेडिट साइड ज्यादा है, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में हमारे डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, क्रेडिट ज्यादा है, मैंने उसका पहले टोटल कर लिया है। उसके बाद टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 5,500 रुपए, और दोस्तों इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर के इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर आपके पास पार्टनर के नेम है तो उनको भी डाल सकते हो आप, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड, तो टू ए कैपिटल अकाउंट इस लॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और बी कैपिटल, ऐसे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, सपोज कीजिए अगर बराबर बराबर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड, तो ये अपने पास आ जाएगा 2750 और 2750, ऐसे भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। इस तरह से हम संपत्ति और दायित्व को जो रिवैल्यूएट होती है उनको अपने अकाउंट में एंट्रिया करके पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास न्यू एडमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड या रिजर्व प्रॉफिट। जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अवितरित लाभ है, या जितने भी रिजर्व प्रॉफिट है जो हमने बचा के रखे हुए हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका एडजस्टमेंट करना है दोस्तों। और जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार नहीं चाहेंगे कि उनको ये प्रॉफिट नए साझेदार को मिले। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट होते हैं जो दोस्तों, ये आकस्मिक घटनाओं के लिए या भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पुराने साझेदार बचा के रखते हैं, ताकि बिजनेस में किसी प्रकार की कोई समस्या इन फ्यूचर अचानक से ना आए। ठीक है, और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग रह सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो जब नया पार्टनर प्रवेश करता है, फर्म में एडमिशन लेता है, तो ये जो प्रॉफिट होते हैं दोस्तों, ये ओल्ड पार्टनर द्वारा ही कमाए गए होते हैं, इसलिए इन्हें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, इसलिए लॉस जो होते हैं वो भी बटेंगे। ठीक है, जिस तरीके से प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर नहीं देना चाहते हैं न्यू पार्टनर को, उसी तरीके से न्यू पार्टनर भी नहीं लेना चाहेगा किसी प्रकार के कोई लॉस को। ठीक है दोस्तों, तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट है तो भी बढ़ जाएगा और लॉस है तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं तो अगर आपके क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व दिखे, फंड्स दिखे, ठीक है, लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में, एसेट और प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, इन सबको आपने ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे। ठीक है भाई, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन दोस्तों प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर और एक रिजर्व कैपिटल होती है, लेकिन ये रिजर्व कैपिटल कंपनियों में होती है, फर्म में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आपको ये तो दिखेगा नहीं, ये दिख सकता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड दोस्तों लाभ नहीं है, ये दायित्व है, लायबिलिटीज है, क्योंकि कर्मचारियों का पैसा है। ठीक है, इसलिए फर्म का क्या है, दायित्व है, फर्म की लायबिलिटीज है, प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो इस प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी जितने भी फंड है, जितने भी रिजर्व है, जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी लॉस है, सभी को हम पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास आज के 2 टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटल का एडजस्टमेंट, कि कैसे नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी एडजस्टमेंट, पुराने साझेदारों की पूंजी एडजस्ट की जाती है, या फिर कैसे पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी एडजस्टेड की जाती है। ठीक है दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।